Good morning, everybody. I hope you are well and healthy at your home, and I think that everybody follow the rules of guidelines of COVID-19. You are not इधर से उधर आपको नहीं घूमना है unnecessary. You are not move from your home. Okay. In previous classes, we will be discuss on your chapter number 1 from history, and today प्रीवियस क्लासेस में एनवायरनमेंट के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, बट एक आफ्टर द लॉन्ग पीरियड आई थिंक दैट अगेन वी विल बी एक्सप्लेन योर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम जियोग्राफी टेक्स्ट बुक एनवायरनमेंट. ओके, तो सो एवरीबडी ओपन योर बुक्स. ओके, योर रजिस्टर, योर पेन पेंसिल अरेंज्ड नाउ. जैसे क्लास प्रीवियस ईयर में जब मैंने क्लास में जो भी व्यू पॉइंट मैं बोलती थी, आपको क्या करना है, उसको नोटेड करना है अपने IQ से. ओके, अब आज हमारा जो चैप्टर का जो थीम है वो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी से, जिसकी थीम है नेचुरल. सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट. क्या है बेटा? एनवायरनमेंट. इस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों को सबसे पहला जो व्यू पॉइंट है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसका क्या मतलब होता है. ओके, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बेसिक जो लाइफ होती है उसके चारों ओर इर्द गिर्द जो घूमता है वो कहलाता है एनवायरनमेंट. ये तो है हमारी लैंग्वेज में. अगर हम इसको एज अ डिफाइन में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो एनवायरनमेंट क्या होता है कि एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. यानी हमारी लाइफ, बेसिक लाइफ जो होती है उसको जो सपोर्ट करने का जो सिस्टम होता है, दैट प्रोवाइड्स एयर टू ब्रेथ. जैसे क्या कौन कौन सी ऐसी थिंग्स होती हैं जिसको हमारी बेसिक लाइफ के सिस्टम में ज़रूरत होती है, तो वो होती है एयर, ब्रेथ, वाटर. ओके, ड्रिंक टू वाटर है, फूड है, और अदर जो भी लैंड टू लाइफ है. यानी हमको हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो डेली रूटीन्स का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें किन किन थिंग्स की आवश्यकता होती है, उन सबको मिला करके जो एक चैनल बनता है वो कहलाता है एनवायरनमेंट. ओके, अभी हम बैठे हैं, हमारे चारों ओर क्या है, एयर भी है. ठीक है, अगर वी फील द हमें पानी पीना है, वी वांट टू ड्रिंक वाटर, देन पानी जो अवेलेबिलिटीज़ होती है, ये सभी एनवायरनमेंट से हमको जो क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं टर्म एनवायरनमेंट. ओके, अब जो टर्म एनवायरनमेंट है इज द डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर एंड द एनवायरमर विच मीन्स नेबरहुड, जिसका मतलब होता है नेबरहुड. क्या होता है बेटा? नेबरहुड. मैं एक बार फिर समझा रही हूँ. एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एयर टू ब्रीथ, water to drink, food to eat, and the land to live. The term environment is derived from French word environneur or environneur, विच मीन नेबरहुड. जो हमारे पड़ोस में, आसपास में जो भी इवेंट घटित होते रहते हैं, जो भी नीड्स होती हैं, वो सब मिलकर के एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है. The place people thinks that nature that surrounded any living organism is called environment. Everybody noted it. सबसे पहले यू आर राइट डाउन द टॉपिक एनवायरनमेंट. सबसे पहले एनवायरनमेंट लिखो और उसके बाद में उसकी डिफाइन को लिखो. नोटेड कीजिए, मैं बोल रही हूँ. द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर that surrounded any living organism. The place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment. It's called environment. यानी place, people, things, nature, ये जो things होती हैं. Excuse me, ma'am.
Yes, we are discuss on the define of environment, the place, people, things, nature that surrounded any living organism is called environment. ये एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड. ओके, अगर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, लैंड, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा थिंग्स इसके अंदर आती हैं. The different component of environment are shown in the chart given below. यानी आपकी बुक में एक चार्ट जो है उसको शो किया गया है. उसमें कुछ डोमिनेंस ऑफ नेचर एनवायरनमेंट है, उसको यानी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे आफ्टर दिस. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है यानी डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसके चार्ट्स को आप लोगों को बुक से टैली करना है, रीड करना है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं यहाँ पर आपको करूँगी. सेकंड थिंग्स हमारे पास में यहाँ हमारा जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट. अभी तक हमने एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन किया था. अब हमारा जो मेन जो वी ऑफ पॉइंट जो डिस्कशन हम यहाँ करेंगे वो है नेचुरल एनवायरनमेंट. क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट. सेकंड जो हमारा यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट्स के ऊपर जो डिस्कशंस है, तो यू लिसन मी इन प्रॉपर वे एंड प्रॉपर मैनर. द नेचुरल एनवायरनमेंट इज comprised of land, water, air, plant and animal. There are two factor of natural environment. उसमें होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जितना हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो कॉम्पोराइज होता है लैंड से, एयर से, प्लांट से, एनिमल से. फिर यहाँ अगर हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं तो यहाँ टू फैक्टर्स होते हैं. टू फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक. ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है कि बायोटिक जो होता है इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर चलता है. और एबायोटिक जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर चलता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बायोटिक जो होते हैं अगर हम उसके एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें प्लांट्स, एनिमल्स आता है. और एबायोटिक एग्जाम्पल्स के अंदर लैंड है और भी अदर जो थिंग्स है, जैसे जो हमको नॉन लिविंग फैक्टर्स में जैसे सॉइल है, स्टोन्स है, हिल्स है, एक्सेट्रा थिंग्स आती हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा वे ऑफ टॉपिक है वो है डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसका डोमेन्स यानी क्षेत्र कितना है. ठीक है, यानी किस किस पार्टीशंस के अंदर कैसे कैसे ये होता है. तो यहाँ पर 4 डोमेन्स हैं. कितने हैं? देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ओके, जो बायोस्फीयर है ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे डोमिनेंस हैं जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको कॉम्प्रेंड करते हैं. वो किस प्रकार से अपने अपने सेक्टर्स में किस प्रकार से जो है वो अपना वर्क फॉलो करते हैं, इस मैटर पर वी विल बी डिस्कस नाउ. लिथोस्फीयर. ओके, जो लिथोस्फीयर है इसका मतलब होता है स्थल मंडल, यानी जो हमारे लैंड से रिलेटिव जितने भी जो हमारे क्रस्ट हैं, लेयर्स हैं, वो इसके अंदर कन्वर्ट की जाती है. तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल यानी प्लेस. प्लेस जो स्थल जो है जहाँ पर हम प्लेट जो होता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. तो ये क्या होती है? एक ही आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस होती है. क्या होती है ये आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेसेस होती हैं. इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सो यू डोंट डिस्टर्ब मी. इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस. ठीक है, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. यानी हमारे अर्थ की हार्ड टॉप जो लेयर है वो इसके अंदर आती है, वो इसके अंदर इंक्लूड होती है. इट इज़ एन इररेगुलर सरफेसेस मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा. कुछ समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे.
लिथोस्फीयर्स के अंदर सॉलिड जो सरफेस होती है अर्थ की वो इंक्लूड होती है। अगर हम इसको मदर टंग में कहें तो ये स्थल मंडल कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये एक इर्रेगुलर सरफेस से बना हुआ होता है, यानी इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की थिन लेयर जो होती है उससे ये कवर्ड होता है। और उसी के साथ पे इस लिथोस्फीयर में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज एक्सेट्रा आर द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द लिथोस्फीयर। लैंडफॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, यानी जितने भी लैंडफॉर्म्स ऑफ जो लिथोस्फीयर्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाई जाती है। आ गई बात समझ में। उसके अलावा एंड ऑन द ओशन फ्लोर्स, उसके अलावा ओशन फ्लोर्स पर भी ये पाई जाती हैं। द लिथोस्फीयर इज द डोमेन that provides forest, grassland for the grazing land, agriculture land, human settlements, it as the also as sources of the mineral wealth। बिल्कुल सही कहा है। ये बोलता है कि लिथोस्फीयर जो होती हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स पे मिलती हैं, ओशंस की फ्लोर्स पे भी मिलती हैं। और इसका जो क्षेत्र है, इसका जो डोमेन्स है वो प्रोवाइड होता है एज ए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉर द ग्राजिंग लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए जो लैंड, ये जितने भी लैंड मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो किसमें जाएंगे, लिथोस्फीयर के अंदर जाएंगे। फिर हमारा सेकंड आता है हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाया है कि डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, उसमें मैंने 4 पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। लिथोस्फीयर को हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ आ रहा है एटमॉस्फियर। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कस ऑन किस पे डिस्कस करेंगे अभी हम, एटमॉस्फियर पर। हाइड्रोस्फीयर को हम इसके बाद लेते हैं। एटमॉस्फियर, ओके, व्हाट डू मीन ऑफ द एटमॉस्फियर? एवरीबॉडी नो एटमॉस्फियर क्या होता है? ये एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है जो पूरे अर्थ को सराउंडेड करती है। ठीक है, तो इट इज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो लिसन मी। इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड्स द अर्थ विच इज़ फर्मली held by the gravitational force of the earth. Atmosphere plays essential role in the substances of life by the protecting us from, यानी कहता है एटमॉस्फेयर जो है हवा का एक आवरण है जो इस अर्थ को घेरे हुए है, होल्ड किए हुए है। किस किस के द्वारा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, और जो हमारी अर्थ होती है उसका जो एटमॉस्फेयर का जो प्लेज एसेंशियल रोल होता है वो हमारी लाइफ को प्रोटेक्टिंग करता है बहुत सारे फैक्टर से। ठीक है, अब तो कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो हमारा होता है हार्मफुल रेज होती हैं, हमारी जो हार्मफुल रेज, अब यहाँ जो हार्मफुल जो रेज है एक तो वहाँ से उसकी प्रोटेक्टिंग करती है ये हीट ऑफ द सन, सूरज की जो हीट आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ बेसिकली एन एनवेलप ऑफ गैसेज लाइक CO2, O2 एक्सेट्रा, डस्ट एंड वाटर वेपर। ओके, एटमॉस्फेयर को अगेन आई एक्सप्लेन, लिसन मी प्रॉपर। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंक ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंडेड किए हुए है। ये होल्ड किया हुआ है किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करता है हमारी लाइफ में। वो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज से, ओके, सन हीट से, ओके। और बेसिकली ये एक प्रकार का एनवलप होता है, यानी एनवलप एक ऐसा जिसको वैसे तो हम इसको बोलते हैं कि लिफाफा, नहीं, ये एक ऐसा एनवलप है जिसमें गैसेस होती हैं, जिसमें O2 है, CO2 है और बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, डस्ट हैं, वाटर है, वेपर है। तो एक प्रकार का एनवलप है ये जिसके अंदर ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हाइड्रोस्फीयर। क्या आता है बेटा? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर जो है
वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है, अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा? लिथोस्फीयर यानी लैंड से रिलेटिव, एटमॉस्फेयर वातावरण से संबंधित, अब हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर लैंड यानी जलमंडल, इसको हम अपनी मदर टंग में क्या कहते हैं? जलमंडल। क्या बोलते हैं? जलमंडल। तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है, इट इज अ डोमेन ऑफ वाटर दैट कंपेराइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वाटर बॉडीज, यानी ये कहता है कि इसको हम कंपेराइज करते हैं वेरियस वाटर बॉडीज से। वाटर बॉडीज आप जानते हो ना, लेक है, रिवर है, सी है, आ रही है बात समझ में? ये सारी वाटर बॉडीज जो होती हैं उसको कंपेराइज करती हैं, जैसे रिवर, लेक, सी, ओशियन एक्सेट्रा। दिस डोमेन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। ये जो इसका जो क्षेत्र होता है वो ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए ये डोमेन्स होता है, इसका क्षेत्र यही होता है। अब कैसे ऑर्गेनिज्म को कैसे सर्वाइव करता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वाटर की। किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए। अगर हम एग्रीकल्चर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको वाटर की आवश्यकता होती है। सारे एनिमल जो हैं वो वाटर पीते हैं, पीते या नहीं पीते? तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो यहाँ ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अपना जो प्ले जो रोल है वो यहाँ करता है। फिर इसका जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो आता है बायोस्फीयर। क्या आएगा हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी बताएगा? बायोस्फीयर ना आपको नहीं बताना है, ठीक है, आप ओनली हैंड्स अप कीजिए। ओके, बायोस्फीयर का मतलब होता है इसके अंदर कंटिन्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपनी मदर टंग में जैव मंडल। क्या बोलते हैं बेटा? जैव मंडल। अभी तक हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वातावरण, और हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर यहाँ होगा जैव मंडल। यानी ये क्या होता है कि ये इट इज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी थिंग्स क्रिएट होती है एनवायरमेंट के अंदर वो कहलाता है बायोस्फीयर। आगे बात समझ में? अब बायोस्फीयर प्लांट और एनिमल इसके अंदर कंस्टिट्यूट होते हैं, और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। इसका सेकंड और अदर नेम जो है, जो मिला है इसको, वो है लिविंग वर्ल्ड, यानी वह थिंग्स जहाँ पर पूरा संसार जो है, वर्ल्ड जो है वो रहता है। आगे बात समझ में बेटा? वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट फॉर सपोर्टिंग ऑफ लाइफ्स, यानी यहाँ पर पानी, लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंट्रैक्ट करती है फॉर सपोर्टिंग ऑफ लाइफ्स, जिसमें हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स जो यहाँ पर अफोर्ड कर रहे हैं वो यहाँ आकर के सपोर्टिंग करता है इस लाइफ्स को, और ताकि वह अपने जितना भी हमारा जो नीड्स है इससे रिलेटिव उसको वो कंप्लीट करता है। तो आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो जियोग्राफी के चैप्टर 1 एनवायरनमेंट पे हुआ। आज हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और डोमिनेंस ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम एक ऐसा रिलेशंस होता है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। यानी इकोसिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम्स होता है जिसमें रिलेशंस होता है किस किस के मध्य में? लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी उसकी सराउंडिंग और उनके रिलेशंस के बारे में यहाँ सिस्टम बनता है फ्रॉम एन इकोसिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ओके बेटा? इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड में, दूसरे शब्द में अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इट इज़ अ सिस्टम विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन ऑफ लिविंग
एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये कहता है कि जो सिस्टम है ये फॉर्म्ड होता है हम फिजिकल और केमिकल दोनों के इंट्रैक्शंस से, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करता है। दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल इकोसिस्टम कैन बी whose as a large rainforest, grassland, desert, ocean, mountain and can be as small as lake or pond। यानी ये कहता है कि ये जो चीज़ें हैं सारी कनेक्टेड होती हैं, इनकी एनर्जी ट्रांसफर्स होती है, चाहे वो मटेरियल में हो चाहे लिक्विड में हो। उसके अलावा ये जो इकोसिस्टम्स जो है कैन बी हुज ए लार्ज रेन फॉरेस्ट, यानी इसका जो एरिया, इसका जो डोमिनेंस है या इसका जो डोमेन्स है वो एक थोड़ा सा लार्ज होता है। इसमें रेन फॉरेस्ट भी आ जाता है, ग्रास लैंड भी आ जाती है, डेजर्ट भी आ जाती है, ओशंस भी आ जाती है। इस प्रकार इसमें छोटे छोटे लेक हैं, पॉन्ड्स हैं, इसको भी इसके अंदर एंटर करते हैं। आई होप जितने भी हमने आज व्यू ऑफ पॉइंट इस चैप्टर पे डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को एक बार फिर इसको रीड करना चाहिए ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, जितने भी हमने फैक्टर्स को आज डिस्कशन किया है यू अगेन रीड इट। ओके, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।